नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। एक बार फिर बिल्किस बानो जीत गई और सुप्रीम कोर्ट में गुजरात का विकास मॉडल हार गया। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि जिस तरह से गुजरात में गुजरात की सरकार ने बिल्किस के बलात्कारियों और उनके परिजनों के हत्यारों को रिहा किया, वह कानून का उल्लंघन है। और शायद यह एक बड़ी सीख है, क्योंकि यह जीत सिर्फ बिल्किस की जीत नहीं, यह मेरी भी जीत है। यह उन तमाम महिलाओं की जीत है, उन तमाम भारतीय नागरिकों की जीत है जो दिल से चाहते हैं कि महिलाओं पर शोषण करने वाले, बलात्कार करने वाले, यौन शोषण करने वाले सलाखों के पीछे हों, उन्हें कानून के हिसाब से सजा मिले और वे सब लोग जो बलात्कारियों को संस्कारी और संस्कारी ब्राह्मण बताते हैं, उन्हें एक करारा जवाब मिले। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निश्चित तौर पर हम तमाम लोगों के लिए एक बड़ी आशा की किरण लेकर आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय मैं खड़ी हूं मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से। जब मैं यह कह रही हूं कि यह गुजरात के विकास मॉडल की हार है, इसके अर्थ बहुत गहरे हैं, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था 15 अगस्त 2022, ठीक उसी दिन, जी हां ठीक उसी दिन, बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप करने वाले, उनके 14 परिजनों को मौत के घाट उतारने वाले, उनकी दुधमुही बच्ची को पत्थर पर पटक कर मार डालने वाले 11 लोगों को, जिन्हें अदालत ने आजीवन कारावास सुनाया था, उसे गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। और इस रिहाई के खिलाफ देश भर में आवाजें तो उठी थीं, लेकिन यह वीडियो देखिए, इन हत्यारों को, इन गैंग रेपिस्ट को माला पहनाई गई, मिठाई खिलाई गई, और तो और गुजरात में गोधरा में जो उस समय तत्कालीन विधायक थे, वह महोदय क्या कहते हैं कि ये संस्कारी ब्राह्मण हैं और संस्कारी ब्राह्मण के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। और इस तरह से उन्होंने एक नई परिपाटी स्थापित की थी। उन्होंने कहा था कि यह बलात्कारी दरअसल संस्कारी ब्राह्मण हैं और संस्कारी ब्राह्मण इस तरह के अपराध नहीं कर सकता, और अपराध कर भी दिया तो क्या हुआ, फूलमाला और मिठाई तो उनका स्वागत कर ही रही है। लिहाजा आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि इन 11 लोगों को जो रिहा किया गया वह गलत था। गुजरात सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था जिसके तहत इन 11 दोषियों को छोड़ा जाए, 11 अपराधियों को रिहा किया जाए। बहुत क्लियर मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की जो ऐतिहासिक बेंच है, उसने सुनाया, क्योंकि उसने साफ कर दिया कि जब मामला न्याय का आता है, तब इस तरह की ढील देना, इस तरह का रिलीफ देना दरअसल इनजस्टिस है। इसलिए मैं दिल से सलाम करती हूं सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच को। सुप्रीम कोर्ट की यह बेंच जिसमें ऐतिहासिक फैसला दिया बीवी नागरत्ना और भुवन उज्ज्वल ने, उन्होंने जिस तरह से दूध का दूध और पानी का पानी किया, उसने यह बताया कि अभी भी आस बाकी है। और इस जजमेंट पर जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इस मामले से भी जुड़ी हुई हैं, वृंदा ग्रोवर, उन्होंने फैसला आने के बाद क्या कहा, यह हमें और आपको सुनना बहुत जरूरी है। It's a very good judgment which has upheld the rule of law and the faith of the people of this country, particularly the women of this country, in rule of law, in the legal system, in the courts, and that there is an assurance of justice. In a very detailed judgment authored by
Justice Nagaratna. It's a judgment of both the honorable judges, Justice Nagaratna and Justice Bhuiya. They have very categorically stated what is the legal analysis and reason for setting aside, quashing the remission orders and directing the convicts to return to prison within a fortnight. The court has said, and it's a scathing indictment of the state of Gujarat. The court has said that the law is clear. The appropriate government is the government where the accused are tried and sentenced, which, as we know, in the case of Bilkis Bano, which is a case emerging from the violence that took place in 2002 in Gujarat. And in this particular trial, there were about 14 counts of murder, including little babies and infants, and gang rapes of women, including a pregnant woman. And in this case, the trial was transferred by the Honorable Supreme Court to a special court in Maharashtra, where they were convicted, and that conviction has been upheld by all superior courts. Therefore, the appropriate government, as has been decided by this court and which is plain in the meaning of the Code of Criminal Procedure, Section 432, was the state of Maharashtra. यह ध्यान देने की बात है कि यह 11 बलात्कारी और हत्यारे रिहा किए गए 15 अगस्त 2022 को, और उसके बाद नवंबर में फिर बिल्किस पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने, और सुनवाई शुरू हुई अगस्त 2023 में। यह फैसला इसलिए भी अहम है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, मुस्लिम महिलाओं के लिए भी, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि न्याय की लड़ाई कितनी लंबी होती है। हम निश्चित तौर पर आपसे बात करेंगे इस केस की क्रोनोलॉजी की, क्योंकि हमें याद रखना जरूरी है, भूलना नहीं चाहिए कि 2002 में बिल्किस के साथ जो हुआ उसमें ऐसा क्या था कि उनकी लड़ाई इतनी लंबी चली। 2002 से 2024 तक न्याय के लिए बिल्किस को क्यों बार बार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और यहां आप देखिए कि जिस तरह से एक के बाद एक, जैसे ही बिल्किस को लगता है कि अब न्याय हो गया, तुरंत केस दूसरी दिशा में मुड़ लेता है। यानी हिम्मत हारे जो व्यक्ति, वह न्याय तक और न्याय की अंतिम क्षण तक पहुंचना उसका मुश्किल है। अब आप देखिए 3 मार्च 2002, जी हां, बहुत अहम तारीख है, क्योंकि 28 फरवरी 2002 से गुजरात में हिंसा और आतंक का माहौल दूसरा हुआ था गोधरा कांड के बाद। और उस समय 3 मार्च 2002 को जब बिल्किस अपने पूरे परिवार के साथ दाहोद में लिमखेड़ा में थी, उस समय एक भीड़ आती है, और उस भीड़ में उन्हें जानने वाले बहुत लोग हैं, जिसका दुख बिल्किस को बहुत समय तक रहा कि उनकी बच्ची की हत्या करने वाले, परिवार की हत्या करने वालों में परिचित लोगों की भीड़ भी थी। और यह भीड़ उनके घर में घुसती है। सिर्फ बिल्किस के साथ ही गैंग रेप नहीं करती है, क्योंकि बिल्किस उस समय 21 साल की थी, 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। बिल्किस की मां और बिल्किस की बहन के साथ भी गैंग रेप होता है, और उनकी 3 साल की बच्ची को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता है। 14 लोग, जी हां, उनके परिवार के 14 लोगों की हत्या यह परिवार पूरा देखता है। उनके जो अंकल हैं वह इसके चश्मदीद गवाह भी रहते हैं, जिनकी गवाही बहुत अहम भूमिका भी अदा करती है। 3 मार्च से लेकर आज जब हम बात कर रहे हैं 8 जनवरी 2024, 22 साल, 40 से ऊपर की हो चुकी हैं बिल्किस, और तब से लेकर अभी तक उनके अंदर नफरत तो नहीं, लेकिन इंसाफ की जो आग है वह कम नहीं होती, और यह आग ही उन्हें, हमें और हम सबको जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बिल्किस के इस संघर्ष को सलाम बनता है। आइए कुछ अहम तारीखों पर भी गौर फरमाते हैं। 2002 में अहमदाबाद में सुनवाई शुरू हुई। बिल्किस ने उस समय कहा कि यहां पर सुनवाई
ठीक से नहीं हो सकती। केस के साथ बहुत बड़ा खौफ का साया है। जो विटनेस हैं, जो गवाह हैं, उनकी जान को खतरा है। और फिर बिल्किस और उनके वकीलों ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि यहां से केस तब्दील किया जाए, ट्रांसफर किया जाए। और फिर सुप्रीम कोर्ट 2004 में, अगस्त 2004 में इस केस को मुंबई ट्रांसफर करता है। और यह पहली सफलता होती है बिल्किस और उनके पक्ष में न्याय की लड़ाई लड़ रहे वकीलों की। क्योंकि गोधरा के बाद गुजरात में जो हिंसा हुई, जो लोग मारे गए, जो सामूहिक बलात्कार हुआ, उसमें बहुत कम लोगों को इंसाफ मिल पाया। बिल्किस एक इकलौता बड़ा चेहरा है जिन्हें अदालत से राहत मिली, जिनके बलात्कारियों और परिजनों के हत्यारों को सजा मिल पाई। और आप देखिए, 21 जनवरी 2008 को स्पेशल कोर्ट ने इन 11 लोगों को दोषी पाया और कहा कि ये सजा इन्हें मिलनी चाहिए, आजीवन यह जेल में रहने चाहिए। 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले पर मुहर लगाई, सजा को बरकरार रखा। और फिर अप्रैल 23, 2019 सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम पहल की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्किस को 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी राहत मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, घर मिलना चाहिए। यह सब कुछ देश की सबसे बड़ी अदालत कहती है। और उस समय बिल्किस और बिल्किस के साथ जो पूरी टीम खड़ी थी, उन्हें लगा कि न्याय मिल सकता है, न्याय के करीब वो पहुंच गए हैं। हालांकि उस समय तक यह खबरें आना शुरू हो गई थी कि ये जो दोषी जेल में बंद हैं, जो हत्यारे और बलात्कारी जेल में बंद हैं, इन्हें बार बार जमानत मिल रही है, पैरोल मिल रही है, ये बाहर जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी नॉर्मल व्यतीत करें। यह था गुजरात मॉडल। तो 2019 में, यानी 17 साल बाद, बिल्किस को कम से कम मुआवजे की बात होती है। लेकिन देखिए, महज 3 साल में सारा सीन चेंज हो जाता है। आजादी का अमृतकाल। और यह अमृतकाल ऐसा आता है कि 2022 15 अगस्त गुजरात सरकार इन 11 हत्यारों, बलात्कारियों को रिहा कर देती है। और मामला सिर्फ रिहाई तक नहीं रहता है। जैसे ही रिहा होते हैं, तमाम वीडियो, जो ये वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, इन अपराधियों को माला पहनाई जा रही है, मिठाई खिलाई जा रही है, और सिर्फ इतना ही नहीं, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो रही है। गुजरात के तत्कालीन विधायक, जो गोधरा से लंबे समय से विधायक रहे, वह सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि ये ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण संस्कारी होता है, और इस तरह से रेपिस्ट और मर्डरर को प्रोटेक्शन मिलता है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता है। और यह पॉलिटिकल प्रोटेक्शन जब मिल रहा है, उस समय सरकार और तमाम सेलिब्रिटीज बिल्कुल चुप रहते हैं, दम साध के चुप रहते हैं। अब देखिए, बिल्किस 2022 17 अगस्त को कितने दुख के साथ यह बयान जारी करती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि 20 साल से जो मेरी पूरी यातना थी, जो मेरा पूरा संघर्ष था, वह बहा दिया गया। जैसे ही मैंने सुना कि जो 11 लोग, जिन्होंने मेरे परिवार और मेरी जिंदगी को खत्म किया, तबाह किया, जिन्होंने 3 साल की मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया, वे आजाद घूम रहे हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं। मैं बिल्कुल सुन्न हो गई हूं। और आज मैं बस यह कह सकती हूं, यह पूछ सकती हूं कि कैसे किसी महिला की न्याय के लिए लड़ाई, उसका खात्मा, उसका अंत ऐसा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी बिल्किस का यह कहना कि इंसाफ की लड़ाई अभी जारी है, बहुत कुछ कह रहा है। क्या उन्हें आशंका है कि महाराष्ट्र सरकार उसी राह पर चलेगी जिस राह पर गुजरात सरकार चली, और 11 हत्यारों और बलात्कारियों को फिर मिल जाएगी राहत? बिल्किस का यह कहना, उनकी यह आशंका निर्मूल नहीं है। और निश्चित तौर पर इस देश में जो हाल हैं,
उसमें सभी महिलाओं के लिए इंसाफ की लड़ाई बहुत लंबी है। बहुत जरूरी है इन हत्यारों और बलात्कारियों का नाम याद रखना, जिन्हें संस्कारी ब्राह्मण भी कहा जा रहा था, जिन्हें फूल मालाएं पहनाई जा रही थी। ध्यान से सुनिए इनके नाम। राधे श्याम शाह, जो लगातार पैरोल पर बाहर रहे, जमानत मिलती रही, कभी बीमारी के लिए, कभी ब्याह के लिए। शैलेश भट्ट, बिपिन चंद्र जोशी, नीतीश भट्ट, जसवंत नाई, गोविंद नाई, केसर भाई, प्रदीप, बाका भाई, राजू भाई और रमेश चंदाना। ये जो 11 लोग हैं, इनके पक्ष में जिस तरह से गुजरात सरकार, गुजरात का बड़ा समाज खड़ा रहा, दरअसल वह बताता है कि यह जो विकास का मॉडल है, यह किस तरह से बलात्कार करने वालों के पक्ष में खड़ा रहा, हत्या करने वालों के पक्ष में खड़ा रहा, और एक भारतीय महिला जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, उनके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। क्योंकि यहां बिल्किस के पक्ष में बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग हैं जो बोल रहे हैं। जब मैं कह रही हूं बहुत कम लोग हैं, इसका मतलब वे लोग जो सोशल मीडिया पर बात बात में जिनकी भावनाएं आहत होती हैं, जो देश हित में बात करते हैं, जो मालदीव्स के खिलाफ लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए उतर आते हैं, इस तरह के लोग जो लगातार यह बताते हैं कि एक ही तरह का उन्माद है, वह बिल्किस जैसे टेस्ट केस में बिल्किस के पक्ष में नहीं खड़े होते। वे पक्ष में नहीं खड़े होते हिंदू महिला पहलवानों के भी। वे पक्ष में नहीं खड़े होते उन्नाव की दलित बच्ची के पक्ष में भी नहीं खड़े होते। वो कठुआ में हुए गैंगरेप में आरोपियों या यूं कहिए बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालते हैं। यह क्रोनोलॉजी हमें और आपको समझनी जरूरी है। और बिल्किस इस मामले में एक लिटमस टेस्ट केस है, क्योंकि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, वह निश्चित तौर पर यह राहत देता है कि लड़ाई 20 साल, 22 साल, 23 साल अदालत में लड़नी पड़े तो हमें और आपको लड़नी चाहिए और किसी भी सूरत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शुक्रिया।